नौजवान हाफिज़ कुरान हाफिज़ मोहम्मद अफ़ान साहब रहमानी को आवाज़ देते हैं कि वो तिलावत कलाम पाक से इस महफ़िल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुन्तुम तअमलून इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन वइज़ा क़ील लहुम इर्कअू ला यर्कअून वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युअमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आइए कलाम इलाही के बाद हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए मैं अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी के दो मिसरे पेश करता हूँ। चूँ माँ हदर अर्ज़ समा, चूँ माँ हदर अर्ज़ समा, ताबा तुई रश के मलक नूरे खुदा, इंसान तुई। आइए अब बाकायदा इस अदबी अफसानवी नशिस्त के इनेकाद के लिए मैं तहरीक सदारत के लिए हारून अख्तर अंजुमन मुहिबान अदब के कारगुजार सदर हारून अख्तर साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और तहरीक सदारत पेश करें। हदीस पाक का मफहूम है और उर्दू प्रोग्रामों की रिवायत भी रही है कि तुम दो या दो से ज़्यादा जमा हो जाओ तो किसी एक को अपना अमीर बना लो। आज की इस पुरविकार अफसानी नसीहतों की सदारत के लिए शहर अजीज़ के नौजवान शायर अफसाना निगार मोहतरम जनाब डॉक्टर सैरोज़ खावर साहब का नाम मैं इस उम्मीद के साथ पेश कर रहा हूँ कि मेरा कोई साथी मेरी तायद करेगा। अभी अभी अंजुमन मुहिबान अदब के सदर मोहतरम जनाब हारून अख्तर साहब ने आज की इस अफसानवी नशिस्त की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी पेश किया है, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में तायद करता हूँ और सदर मौसूफ से गुजारिश करता हूँ कि वो मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ होकर प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरहमत फरमाएँ। शुक्रिया सर। मैं आज के इस प्रोग्राम के साहिबान एजाज़ और मेहमानान खुसूसी जो आए हुए हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो हाँ ऐसा अंसारी एहसारुर रहीम साहब
अब बाकायदा नशिस्त के आगाज़ से पहले आए हुए मेहमानान का के इस्तकबाल के लिए मैं आवाज़ दूंगा अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर हारून अख्तर साहब को कि वो आएँ और प्रोफेसर अब्दुल मजीद साहब के खिदमत में फूल पेश करें। उसके बाद मैं अंजुमन मुहिब्बान अदब के रुकन जनाब नईम सलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अंसारी एजारुल रहीम साहब की खिदमत में फूल और कलम का नजराना पेश करें। मैं अंजुमन के रुकन निहाल अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अंसारी राशिद अख्तर साहब की खिदमत में, जो कि हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं, इनकी खिदमत में फूल पेश करें। और मैं अंजुमन के रुकन आसिफ इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हमारे टेक्निकी मुआविन प्रोफेसर अब्दुल्ला महाज साहब की खिदमत में फूल पेश करें। अब मैं हारून अख्तर साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आज की नशिस्त के सदर डॉक्टर शहरोज खावर साहब की खिदमत में फूल पेश करें। और आज के हमारे साहिब एजाज डॉक्टर आसिफ फैजी साहब आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। सर आइए। नईम सलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और आसिफ फैजी साहब को फूल पेश करें। हाँ। इस्तकबाल और एजाज़ की इस रस्म के बाद हमने अपने प्रोग्राम में एक और रस्म रोनुमाई रखी है, जो कि किताब का नाम है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जुमले। इसके मुअल्लिफ है अंसारी राशिद अख्तर साहब। इनकी इस किताब की रोनुमाई हमारे आज के सदर और दीगर मेहमानान के हाथों अमल में आएगी। ये इस किताब के मुअल्लिफ अंसारी राशिद अख्तर साहब म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल मदनपुरा में मुदर्रिस हैं
और इन्होंने इस किताब को तरतीब दिया है। आइए अब बाकायदा अफसानवी नशिस्त के पहले अफसाना निगार अब्दुर्रहमान अख्तर साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और अपना अफसाना दरिंदा पेश करें। आसिफ इकबाल साहब आएँ और अब्दुर्रहमान साहब का अफसाना दरिंदा पेश करें। वो नहीं पढ़ेंगे। तो आज के 2 नंबर के अफसाना निगार हमारे आसिफ इकबाल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपना अफसाना मुट्ठी भर आसमान पेश करें। ये यही रहेगा ना, आवाज आती है। इजाजत है सदर साहब। मेरा अफसाना तो खैर मैं पेश कर दूं, मगर राशिद अख्तर साहब के ताल्लुक से जो किताब का इजरा हुआ है, मैं 2 जुमले बोलना चाहूँगा। किताब का जो इजरा इससे कबल भी हो चुका है और किताब मैं समझता हूँ किताब मिले में काफ़ी अच्छी तादाद में किताब जो है वो सेल हुई, बिकी। राशिद अख्तर साहब के ताल्लुक से मुख्तसर ये कि फ़ैज़ अंसारी साहब के फ़र्जंद हैं, टेलीफोन ऑपरेटर, खुद कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन 300 किलोमीटर दूर जाकर ये दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मदनपुरा बॉम्बे में ये टीचर हैं, इंग्लिश के बहुत ही अच्छे टीचर हैं और इनके मनासिब मेरे समझता हूँ बचपन से मैं रहे हैं, इनके बचपन से रहे, मैं तो जब जवान था। बहरकैफ इनकी जो किताब है उसके ताल्लुक से जैसे 2 बार किताब का इजरा हो गया, किताब का नाम भी आ गया। ये जो मुख्तसर के अंदर ये किताब जो है अगर आप पढ़ते हैं सही तरीके से 2 माह में आपको इंशाअल्लाह इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश से मुराद जो आम तौर से जो बोलचाल में जो जुमले होते हैं, जो आम तौर से हम बोलते हैं, सॉरी ये हो गया, मे आई कम इन सर, वगैरह वगैरह, जो जो रोज़ाना लगते हैं, जो ज़रूरी हैं, उनको बहुत अच्छे पैमाने पर उन्होंने रोज़ाना एक सबक के तौर पर हर सफ़े पर पहला दिन, दूसरा दिन, इस तरीके से होते होते 60 दिन, यानी 2 माह के अंदर अगर हम सही तरीके से इंग्लिश बोलचाल की जो बात होगी, मुकम्मल इंग्लिश तो मुश्किल है क्योंकि उसकी किताबें अलग आती है, मुकम्मल इंग्लिश के लिए वक्त भी ज़्यादा लगता है। बहरहाल ये जो किताब है इससे बोलचाल के अंदर बहुत आसानी हो जाएगी। मैं एक नज़र अभी देखा तो ऑफिस में बोलने वाले, डॉक्टर के पास बोलने वाले जुमले जो हैं, मुख्तसर जो जुमले, हम बस स्टैंड पे खड़े हैं वहाँ पर, तो एक अगर उर्दू दाँ है उसको इंग्लिश सीखना है, एक आसानी से हम बोलचाल के अंदर ये किताब इस्तेमाल करेंगे। सस्ती भी और अच्छी किताब है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ख़रीदें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना अफसाना पेश कर रहा हूँ आपके सामने, बगौर जो है समाज फरमाएं। मुट्ठी भर आसमान। गुर्बत का एक अलग ही मज़ा होता है, मगर ये अपनी हद से तजावुज़ कर जाए तो ज़िंदगी बदमज़ा हो जाती है। मायूसियाँ अवध कराती हैं, मायूसियों की कोख से जुर्म या फिर खुदकुशी जन्म लेती है। मगर भला हो उसकी परवरिश और माँ बाप की तरबियत का, उसने मायूसियों के समंदर में गोताज़न होने के बावजूद ना ही जुर्म का रास्ता अपनाया और ना ही खुदकुशी का ख्याल अपने दिल में आने दिया, बल्कि उसने अपनी मेहनत पर भरोसा किया और एक ट्रांसपोर्ट पर ट्रक से माल उतारने और चढ़ाने पर मामूर हो गया। वो अपने माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का था। उससे छोटी जवान होती 2 बहनें थीं और सबसे छोटा एक लाडला भाई था जिसकी उम्र 10-12 साल थी। म्यूनसिपल प्राइमरी की 5वीं जमात में वो ज़ेर तालीम था। उसकी दोनों नौउम्र बहनों में से एक मदरसे में अरबी तालीम हासिल कर रही थी, जबकि दूसरी एक हाई स्कूल में 8वीं जमात में थी। 12वीं तक तो उसने भी तालीम हासिल की थी, मगर उसके आगे ख्वाहिश होते हुए भी वो पढ़ न सका क्योंकि उसके वालिद पर अचानक फालिज का हमला हुआ और वो एक हाथ और पैर से माजूर होकर रह गए। फालिज के हमले से कबल वो शहर की एक किराना होलसेल दुकान में सामान देने का काम करते थे, जिसकी बिना पर माहवार उन्हें 6,000 रुपये मिल जाते थे, जिससे उनके घर का खर्च जैसे तैसे चल जाता था। उस वक्त वो पढ़ाई के साथ साथ सुबह सवेरे एक मशहूर रोज़नामा अखबार घर घर पहुंचाने का काम करता था,
जिससे घर खर्च में कोई ख़ास मदद तो नहीं होती थी, अलबत्ता इससे उसका अपना जेब खर्च और स्कूल का खर्च निकल जाता था और उसे अपने वालिद से पैसे मांगने नहीं पड़ते थे। वालिद पर फालिज के हमला होने के बाद उसने पढ़ाई तर्क कर दी और ट्रांसपोर्ट पर हमाली करने लगा। घर खर्च वालिद के इलाज घर खर्च वालिद के इलाज का खर्च, भाई और बहनों की पढ़ाई, इन सब जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था, मगर फिर भी वो खुश था। वो मेहनत पर यकीन रखता था और चाहता था कि उसके भाई बहन पढ़ लिख लें ताकि उन्हें तो अपने उन्हें तो अपने हिस्से का आसमान मिल सके। मगर मेहनत से ज़रूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशात और सपने नहीं। और वो जहां में ऊंचा उड़ने के लिए कुछ अलग ही सपने देख रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात बल्लू भाई से हुई, जो हरफन मौला आदमी था। अहमदाबाद में उसका कपड़ों का कारोबार था। माल के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहता था। बालाजी ट्रांसपोर्ट पर हामिद की मुलाकात उससे हो गई। माल ट्रक में लोड करने के बाद वो दोनों चाय पीने के लिए एक टी हाउस में पहुंचे। बातों बातों में बल्लू भाई ने उससे पूछ लिया, क्या बात है यार, तुम कुछ परेशान से रहते हो? कोई खास बात नहीं बल्लू भाई, वही घर की परेशानियां हैं, कितनी भी मेहनत कर लो पूरा ही नहीं होता है। दूसरे दूसरे दिन ज़रूरतें हमारे सोकर उठने से पहले उठ खड़ी होती हैं। अच्छा, तो फिर भाई तुम यहाँ हमाली छोड़ दो, कहीं और किस्मत आजमाई करो, बल्लू ने मशवरा दिया। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 12वीं तक तालीम हासिल की है। अरे तो यार बाहर क्यों नहीं चले जाते? मेरा मतलब है बाहर मुल्क, गल्फ वगैरह, वहाँ से लौटेंगे तो लाइफ बन जाएगी। बल्लू ने दूसरा मशवरा दिया। वो तो ठीक है बल्लू भाई, मगर बाहर ममालिक में जाने के लिए 80,000 से 1 लाख रुपए तक लग जाते हैं। मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा? उसने माजूरी जाहिर की। अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारे ट्रांसपोर्ट मालक से उधार दिलवा दूं, क्या वो इतनी बड़ी रकम देगा? उसने हैरत से पूछा। अरे भाई मैं जिम्मेदारी लूंगा तो वो क्यों नहीं देगा? बल्लू ने उसकी हैरत दूर करने की कोशिश की। क्या ऐसा हो सकता है? उसे अब भी यकीन नहीं आया। अरे चलो अभी बात कर लेते हैं। बल्लू उठ खड़ा हुआ और उसने ट्रांसपोर्ट के मालिक सुदर्शन जी से बात की और उन्हें राजी भी कर दिया। घर पहुंचकर उसने ये खुशखबरी सभी को सुनाई। सब खुश हो गए, मगर बात थी कि हामिद अगर बाहर जाता है तो उनका घर खर्च कैसे चलेगा। उसका हल भी निकल गया। माँ ने कहा कि वो और उसकी बड़ी बेटी किसी के घर में बर्तन झाड़ू का काम कर लेगी। इस पर सब ने रजामंदी जाहिर कर दी। उसका पासपोर्ट बना, फिर सऊदी अरब से वीज़ा भी आ गया। जाते वक्त तो उसने सभी को गले लगाकर अच्छे से समझाया और आंसू भरी आंखों से रुखसत हुआ। 2 साल तक उसने सऊदी अरब में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन की नौकरी की और पूरी तनख्वाह घर भेजता रहा और साथ में फ़ोन पर उसे बैंकों में जमा करने के लिए कहता रहा। उसने उन्हें इतनी ही रकम निकालकर खर्च करने का मशवरा दिया जिनकी उन्हें ज़रूरत हो। अपने पास उसने एक भी रकम नहीं रखी। सिर्फ वापसी के लिए और कुछ सामान खरीदने के लिए उसके पास रकम बची थी। वो अपने खर्च के लिए बेहद किफ़ायत शारी से काम लेता था। 2 साल के तवील अरसे के बाद जब उसे यकीन हो गया कि 8 से 10 लाख रुपए तक वो अपने घर भेज चुका है और अब वो एक बेहतरीन ज़िंदगी खुद को और अपने घर वालों को दे सकेगा, तो वो बगैर इत्तला दिए घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उस पर हैरतों, दुखों और यासियत का पहाड़ टूट पड़ा। उसके वालिद का इंतकाल हुए 1 साल का अरसा हो चुका था, जिसकी इत्तला उसके घर वालों ने उसे कतई नहीं दी थी। माँ कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर खटिया पकड़ चुकी थी। बड़ी बहन महल्ले के किसी ओबाश लड़के के साथ भाग गई थी। छोटी बहन स्कूल छोड़कर घर के काम में लग चुकी थी। उसके बोसीदा कपड़े उसकी हालत की गम्माजी कर रहे थे और छोटा भाई उसकी सऊदी में कमाई हुई दौलत को लेकर अपनी अलग दुनिया बसा चुका था। वो शहर से फरार था, शायद सोहबत ने उसे बिगाड़ दिया था। वो चकरा कर माँ की चारपाई पर बैठ गया और सर को हाथों से थाम लिया। पूरा जहान पाने की धुन में वो अपना मुट्ठी भर आसमान भी खो चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब, जो अपना अफसाना मुट्ठी भर आसमान पेश कर रहे थे। इनके अफसाने पर हाजरीन में सभी को तनकीद और तबसरे की मुकम्मल आज़ादी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाजरीन में से इस पर तनकीद और तबसरे किए गए। आसिफ इकबाल
अस्सलाम वालेकुम। आसिफ इकबाल अकबर मिर्ज़ा साहब मेरे ख्याल से 25 साल से अफसाने लिख रहे हैं। आज का जो अफसाना आपने जो सुनाया है उसमें हम लोग ये देखते हैं, जो इससे पहले भी अक्सर अंजुमन मुहिब्बान अदब की नशिस्तों में मैं कहता रहा हूँ, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि रावी खुद अफसाना बयान करते करते मरकज़ी किरदार के दुखों को, उसके साथ पेश आने वाले उसके हालात को वो खुद ही बयान करते जा रहा है और वो खुद ही दुख का इजहार भी कर रहा है। क़ारीन के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जज्बे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क़ारीन ज़हीन होते हैं और हैरतों, दुखों और यासियत के पहाड़ इस तरह से एक साथ कई मुतरादिफ़ात का इस्तेमाल करना, ये अफसाने के अफसानवी रंग पर सवालिया निशान बनता है। और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, ये आप मत बताओ, सिचुएशन क्रिएट करो ताकि ये चीज़ इसी जुमले के अकॉर्डिंग क़ारीन या यहाँ पे बैठे सामीन हाज़रीन वो लोग महसूस कर सके अपने दिल से। अगर आप इख्तिसार लफ्ज़ी को अपनाते, अबहाम की और अफसानवी रंग समेत अगर उसमें थोड़ा बहुत आप उस चीज़ को अपने अफसानवी रंग के जिलों में अगर आप उसको बरतने की कोशिश करते, तो आपका ये अफसाना 25 साल से जिस तरह से आप जिस ढर्रे पर अफसाने सुना रहे हैं, बिल्कुल उसी में एक इजाफ़ा है। जहाँ तक कि मेरा ख़्याल है, मैं ये अफसाना रहेगा तो उस पर बाकायदा फ़नी लवाज़मात के तहत मैं उसको लिख कर मैं आपको एक इस्लाही नुक्ता नज़र से और नेक नियति से मैं आपको बाकायदा बता भी सकता हूँ। तो जैसे आसिफ इकबाल अकबर मिर्ज़ा साहब अपने मासरीन में सबसे नुमाया क्यों, तो मुझे इस अफसाने में, दीगर अफसाने रहे होंगे आपके यकीनन बेशक बहुत अच्छे, लेकिन इस अफसाने में मुझे ऐसी कोई खूबी नज़र नहीं आती। बिल्कुल रिवायती अंदाज़ में जिस तरीके से 20वीं सदी गुलाबी किरण, जो बहुत पहले इस तरह के अफसाने आते थे कि रावी खुद ही बयान करते हुए चला जा रहा है, तो क़ारीन को फ़ील करने के लिए कुछ जगह होना चाहिए। हर्ष व ज़वायद से बचते हुए, आप इख्तिसार लफ्ज़ी को अपनाते हुए, अफसानवी रंग पैदा करते हुए, किरदारों के ज़रिए कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हुए अगर आप इस अफसाने को रीराइट करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है ये अफसाना अपने तासुर की इंतहा पर होगा। ये थे इमरान जमील साहब, जो बेहतरीन अफसाना निगार भी हैं और अक्सर हमारी नशिस्तों में बड़े ही अच्छे अंदाज में तनकीद व तबसरा करते हैं। इनके तबसरे में तनकीद बराए इस्लाह होती है, इनकी तनकीद और तबसरे भी ये बहुत उम्दा करते हैं। मैं और इनके अलावा हाज़रीन में से कोई तबसरा करना चाहे तो उम्मीद करता हूँ कि वो आएँ और इस अफसाने पर तबसरा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब का अफसाना वैसे तो एक बहुत बड़ी सच्चाई का गम्मान है। मुशाहिदा ये है कि वो हजरात जो बैरून मुल्क ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ से मुलाजमत करके वापस आते हैं, तो माशी तौर पर यहाँ वो इस्तेहकाम वो नहीं हासिल कर पाते। आम मुशाहिदा है, बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जिन्होंने अपने माशी मामलात को उन्होंने कवर कर लिया। इस लिहाज से देखा जाए तो आसिफ साहब ने जो अफसाना पेश किया है वो हकीकत के बहुत करीब तो है। एक इमरान साहब ने जो मशवरे दिए हैं, मैं समझता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। फ़न्नी नुक्ते नज़र से जिन बातों की तरफ इशारा किया गया है उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसमें टेक्निकल एक बात की तरफ मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा कि बैरून मुल्क से जो हजरात मुलाजमत के दौरान अपनी आमदनी, अपनी तनख्वाह अपने वतन भेजते हैं, वो बराह रास्त बैंक के ज़रिए ही आती है।
आपने अपने अफसाने में इस बात का इजहार किया है कि वहाँ से पैसा भेजा गया, यहाँ पैसा आया और वो बैंक में जमा किया गया, जबकि वाकया यह है कि बैंक में पैसा डायरेक्ट भेजा जाता है और उसके बाद हस्बे ज़रूरत वहाँ से उसको निकाला जाता है। जो पैसा पसंदाज होता है वहाँ रहता है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकी नुक्ते नज़र से थोड़ा सा आप इस पर तवज्जो फरमाएं, अगर मुमकिन हो तो उसको इस्लाह कर लें। मैं बेहद मशकूर हूँ प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब का कि इन्होंने आसिफ इकबाल मिर्ज़ा के अफसाने पर अपना तबसरा पेश किया। अब मैं इस अफसाने पर तबसरे के लिए मुबीन नज़ीर सर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसाना बहुत अच्छा है, जहाँ तक मैं पहुँच सका हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसकी जानिब इमरान जमील सर और उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर ने इशारा किया। मुझको जो कुछ चीज़ें अच्छी लगी इसमें, कुछ जुमले, उस पर मैं इज़हार ख़याल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इब्तिदा जो होती है अफसाने की कि गुर्बत का एक अलग ही मज़ा होता है, मगर ये अपनी हद से तजावुज़ कर जाए तो ज़िंदगी बदमज़ा हो जाती है। मायूसियाँ ऊद कर आती हैं, मायूसियों की कोख से जुर्म या फिर ख़ुदकुशी जन्म लेती है। मगर भला हो उसकी परवरिश और माँ बाप की तरबियत का, उसने मायूसियों के समंदर में गौता ज़न होने के बावजूद ना ही जुर्म का रास्ता अपनाया और ना ही ख़ुदकुशी का ख़याल अपने दिल में आने दिया, बल्कि उसने अपनी मेहनत पर भरोसा किया। इसी तरीके से एक जुमला और है कि दूसरे दिन ज़रूरतें हमारे सोकर उठने से पहले ही उठ खड़ी हो जाती हैं। ये कुछ तख्लीकी और अच्छे जुमले जो है मैंने नोट किए थे, उस पर मैं आसिफ भाई को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसी तरीके से एक जुमला जो है वो मुझको थोड़ा सा इस अफसाने में मुनासिब नहीं मालूम हुआ कि मेहनत से ज़रूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशात और सपने नहीं। और वो इस जहां में ऊंचा उड़ने के लिए कुछ अलग ही सपने देख रहा था। ये जुमला जो है कि मेहनत से ज़रूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशात और सपने पूरे नहीं होते हैं, तो मैं इस जुमले से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि आदमी अपनी ख्वाहिशात को भी, अपनी ज़रूरियात को भी और अपने सपनों को भी मेहनत से ही पाता है। चाहे वो मेहनत पॉजिटिव वे में करे या निगेटिव वे में करे, ये अलग चीज़ है, लेकिन मेहनत से बहरहाल आदमी अपनी ज़रूरियात भी पूरी करता है, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करता है और अपने सपने भी पूरे करता है। एक अच्छे अफसाने के लिए मैं आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब का अफसाना मुट्ठी भर आसमान। उनके अफसाने का जो पहला पैराग्राफ है, गुर्बत का अलग ही मज़ा होता है। जब पहला पैराग्राफ मैं सुना तो मुनव्वर राना का मुझे वो एक मिसरा याद आया। उन्होंने कहो दिल राय में लिखा है कि गुर्बत का अलग ही नशा होता है। गुर्बत में तो अल्लाह ताला भी रिश्तेदार मालूम होते हैं। मुनव्वर राना ने लिखा है कहो दिल राय में। आगे चल के उन्होंने लिखा है अमीरी का रिश्ते में कोई कुछ नहीं होता, गरीबी तो चंदा को भी मामा मान लेती है। अगर मुख्तसर कहूँ अफसाने में तो कहानियाँ दुख से जन्म लेती है, लेकिन उसे अजमत और विकार खुशी अता करती है। ये थे अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर हारून अख्तर साहब, जो अफसाने पर अपना तबसरा पेश कर रहे थे। और अभी अभी हमारी नशिस्त में इरफान सिद्दीकी साहब आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो भी जो है तो अगले अफसाने में तनकीद और तबसरे में हिस्सा लेंगे। और मैं सामीन में से कोई तबसरा करना चाहे तो आइए। अब आसिफ इकबाल साहब के
अफसाने मुट्ठी भर आसमान पर जनाब नईम सलीम साहब ने तज़किया किया है। मैं नईम सलीम सर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना तज़किया पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मुट्ठी भर आसमान, आसिफ इकबाल मिर्ज़ा। हमेशा से ही इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों की तकमील के लिए शबो रोज़ कोशा रहा है। 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह की ख्वाहिश से लेकर पूरी दुनिया फतेह करने और तमाम वसाइल पर काबिज़ होने की ख्वाहिश रखने वाले इस जहान फ़ानी में आए और चले गए। ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है और अक्सरियत को बगैर मेहनत कुछ हासिल नहीं होता। चंद फ़ीसद ही होते हैं जिन पर तकदीर मेहरबान होती है, वरना महज रोटी कपड़ा मकान के हुसूल में ही इंसान कब बचपन से बुढ़ापे में दाखिल हो जाता है पता नहीं चलता। ऐसे ही एक ज़बरदस्त मेहनती दर्दमंद इंसान की कहानी है मुट्ठी भर आसमान। आसान अल्फाज, छोटे छोटे जुमलों पर मुश्तमिल सादा बयानी अफसाना जिसमें कोई उलझाव नहीं है और ना ही गंजलक अलामात। अफसाने की शुरुआत मुतासिर कुन जुमलों से होती है और कारी अफसाना निगार के साथ खिंचा खिंचा चला जाता है। ज़ुबान व बयान के साथ ही मंजर निगारी भी उम्दा है। मरकज़ी किरदार हामिद अपने माँ बाप का बड़ा बेटा है। वालिद साहब की कमाई से जैसे तैसे घर चलता है, मगर जब उन पर फालिज का हमला होता है तब मुकम्मल तौर पर घर की सारी जिम्मेदारी हामिद पर आ जाती है। 2 बहनों और एक भाई की तालीम, माँ बाप के दवा इलाज के अखराजात के लिए सख्त मुशक्क़त करता है। एक मुखलिस शख्स की मदद से सऊदी अरब जाता है जहाँ सेल ज़मीन की नौकरी मिलती है। अपनी ख्वाहिशात को मार कर घर पर अच्छी खासी रकम बेचता है ताकि जल्द अज जल्द अहल खाना के दुख दर्द दूर हो सके, उनकी माशी हालत सुधर सके, उसके हिस्से का आसमान मिल सके। मगर सदहैफ छोटा भाई गलत सोहबत में सब बर्बाद कर देता है। 2 साल बाद वापसी पर बाप की मौत, माँ की बीमारी, बहन की बदहाली देखकर मुकम्मल तौर पर बिखर जाता है। बर्र सगीर से हज़ारों अफराद अपनी माशी हालात को सुधारने के लिए खलीजी ममालिक का रुख करते हैं। 7 समुंदर पार अपनों से दूर जाने वाला हर शख्स कामयाब नहीं होता। कुछ बदनसीब लोगों के साथ वही धोखा हो जाता है और कुछ कामयाब होते हैं तो उनके अपने धोखे फरेब से सब खत्म कर देते हैं। नतीजतन पूरी ज़िंदगी जहद मुसलसल में तमाम हो जाती है। अफसाना नहायत तेज़ी से आगे बढ़ता है। महसूस होता है कि उसे क्लाइमेक्स पर पहुंचाने की उजलत है। मरकज़ी किरदार का नाम काफ़ी देर बाद सामने आता है। तब तक ज़मायर से काम चलाया गया है। अफसाने का ज़माना मोबाइल अहद से कबल यानी आज से तकरीबन 20 साल पहले का मालूम होता है। अगरचे टेलीफोन पर हामिद का अहल खाना से रब्त, पैसे बैंक में जमा करने और बकद्र ज़रूरत खर्च करने का जिक्र मिलता है। बाप के इंतकाल की खबर छुपाई गई कि इसका हामिद पर बुरा असर ना पड़े, मगर माँ की बीमारी, छोटे भाई की गलत सोहबत, आदत व अतवार वगैरह से बाखबर रखना तो ज़रूरी था। बहरकैफ एक अच्छी कहानी पर कलमकार आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह करे ज़ोर कलम, ज़ोर तखय्युल, ज़ोर सुखन और ज़्यादा, आमीन सुम्मा। शुक्रिया। जद नईम सलीम सर जो मुट्ठी भर आसमान आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब के अफसाने पर अपना तज़किया पेश कर रहे थे, मैं अफसाना निगार और तज़किया निगार दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी के साथ आज के दूसरे अफसाना निगार अब्दुर्रहमान अख्तर को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपना अफसाना दरिंदा पेश करें। दरिंदा। अस्सलाम वालेकुम। अफसाने का उन्वान है दरिंदा। सूरज अपनी दिन भर की थकी मांदी किरणों को समेट कर गुरूब हो रहा था। परिंदे अपने आशियानों को लौट रहे थे। नीले आसमान पर शाम का सुरमई रंग
फैलता जा रहा था। घरों में मौजूद बरकी कुमकुमे रोशन होने लगे थे, मगर रामदास का मकान वीरान पड़ा था। रामदास अजीब आदमी था, समाज का सताया हुआ आदमी। उसके चिड़चिड़ेपन की वजह से उसके पड़ोसी उससे कटे कटे से रहते थे, और उसकी कुंद जहनी ने तो उसे कहीं का ना रखा था। उसे कोई अपने यहाँ काम पर नहीं रखता था, और यही असबाब थे कि उसकी बीवी अक्सर उससे लड़ा करती थी। इसी हुज्जत बकबक से ज़िंदगी की गाड़ी चलती रही। यूँ तो कुछ साल गुजर गए, मगर आखिरकार उसकी बीवी रोज़ रोज़ की तक तक से तंग आकर अपने ऊपर क्रोशीन डालकर खुदकुशी कर ली थी। तब तो तकरीबन तमाम लोगों ने ही उसका बायकॉट कर दिया था। सिर्फ एक डिसोजा ही था जो उससे कभी कभी बातचीत कर लिया करता था। डिसोजा रामदास का पड़ोसी एक हंसमुख मिलनसार शख्सियत का मालिक था। उस शाम रामदास अपने दरवाजे से दायां कांधा लगाए, आंखों में वहशत लिए खड़ा हुआ डिसोजा के घर की तरफ टुकटुकी बांधे देख रहा था। उसके दाढ़ी के बाल बड़े बड़े थे, लिबास बेतरतीब गर्द आलूद और सर के बाल बिखरे हुए थे। डिसोजा के घर के लॉन में उसका प्यारा कुत्ता टॉमी एक बड़ी सी गेंद से खेल रहा था, और डिसोजा उसे बड़े इन्हिमाक से मुस्कुराते हुए देख रहा था। अचानक ही रामदास ने अपने दरवाजे पर खड़े खड़े टॉमी को आवाज़ दी, कम हियर, हे टॉमी कम हियर। उसकी आवाज़ सुनकर डिसोजा ने खिड़की से बाहर देखा कि टॉमी गेंद को छोड़कर रामदास की तरफ जा रहा है। उसे इस वक्त बड़ी हैरत हो रही थी। वो सोच रहा था, रामदास तो टॉमी से बहुत नफरत करता है, तो फिर उसने टॉमी को क्यों बुलाया। रामदास की इस हरकत से डिसोजा को एक माह कब्ल का वाक़या याद आ गया। वो शाम का खुशगवार माहौल था, फरहत बख्श हवाएं चल रही थीं। डिसोजा अपने घर के सहन में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। पास ही रामदास की 3 साला बेटी शालिनी और टॉमी खेल रहे थे। टॉमी शालिनी के फराक को मुंह में दाबे उसे खींच रहा था, और शालिनी खिलखिलाकर हंस रही थी। तब अचानक ही रामदास चीखता हुआ आया और पास पड़ी हुई लकड़ी उठाकर टॉमी के पेड़ में ज़ोर से मार दी। टॉमी दबी दबी सी आवाज़ में क्याऊं क्याऊं चीखता हुआ एक तरफ भाग गया। रामदास ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और डिसोजा के पास पहुंचकर गुर्राते हुए बोला, डिसोजा, तुम अपने वहशी जानवर को बांध रखा करो, वरना किसी दिन मैं इसे गोली मार दूंगा। डिसोजा उसकी तरफ हैरत से देखता रहा, फिर उसके खामोश होते ही नरमी से कहा, सुनो रामदास, शालिनी मेरी बेटी की तरह है। वो दिन भर अकेले ही रहती है। टॉमी के साथ थोड़ा वक्त रहकर उसका दिल बहल जाता है, और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे मिजाज की वजह से कोई भी उसके साथ नहीं खेलता। उसकी बात सुनते ही रामदास ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरी ज़ात पर हमला करने का कोई हक नहीं। तुम पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। बहरहाल तुम अपनी टॉमी को काबू में रखो, उससे मेरी शालिनी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, वरना मैं बेकाबू हो जाऊँगा, समझे। उस वाक़या के बाद शालिनी एक बार भी टॉमी के साथ खेलने के लिए नहीं आई थी, जिसकी वजह से डिसोजा अक्सर सोचा करता था, शालिनी बिन माँ की बच्ची है, पता नहीं किस हाल में हो। कहीं रामदास ने उस पर जुल्म न किया हो, या हो सकता है वो बीमार पड़ गई हो। कुत्ते के भूखने पर उसके ख्यालात बिखर गए, और वो चौंक कर रामदास के घर की तरफ देखने लगा। वहाँ पर टॉमी मुंह उठाए घर में देख रहा था, शायद वो शालिनी को देख रहा है। अचानक वो फिर भूखने लगा। रामदास की आंखें चमक उठीं, और वो बड़े प्यार से टॉमी की गर्दन को सहलाता हुआ अंदर लेकर चला गया। डिसोजा मुस्कुराकर इन्हें देखते हुए सोच रहा था, आखिरकार टॉमी के तई रामदास का दिल नर्म हो ही गया, इसीलिए तो उसे अंदर लेकर गया है ताकि वो शालिनी के साथ खेल सके। डिसोजा का दिल भी शालिनी को देखने के लिए मचल उठा, और वो अपने घर से निकलकर रामदास के दरवाजे पर पहुंच गया। पायरी पर कदम रखते ही उसके नथनों से नागवार बू टकराई, और वो थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर नाक पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ गया। ड्राइंग रूम का सामान बिखरा हुआ है, फर्श भी गर्द आलूद है, जा बजा मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। बीवी के गुजरने के बाद तो रामदास और भी लापरवाह हो गया है। पता नहीं शालिनी का मुस्तकबिल संवार पाएगा या नहीं। डिसोजा रामदास को कोसता हुआ बेडरूम की तरफ बढ़ गया। बेडरूम में कदम रखते ही
उसका पूरा वजूद लरज गया। उसने देखा राम में मलगैया ने उजाला फैला हुआ है। पूरे कमरे में अबतरी फैली हुई है। बदबू के भपके से दम घुटता हुआ महसूस हो रहा है। मगर रामदास कमरे के वस्त्र में बैठा हुआ है और टामी की एक टांग को अपने तेज दांतों से नोच रहा है। टामी पास पास ही पड़ा हुआ है। उसका सर फटा है और मुंह कपड़े से बंधा हुआ है। रामदास के चेहरे पर दरिंदगी छाई हुई है। उसके दांत खून आलूद हैं और होंठों के किनारों से ताज़ा ताज़ा खून बह रहा है। उसके अक़ब में एक छोटा इंसानी पिंजर पड़ा हुआ है। ये सारे मनाजिर देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसे पूरा कमरा अपने गिर्द घूमता हुआ महसूस हुआ। वो अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर थोड़ी देर डगमगाया और फिर ज़मीन पर आ रहा। डिसोजा को फर्श पर बेसुध पड़ा हुआ देखकर रामदास ने दरिंदगी से भरपूर कहकहा लगाया और टामी की टांग को छोड़कर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। शुक्रिया। ये थे अंजुमन के रुकन अब्दुर्रहमान अख्तर जो अपना अफसाना दरिंदा पेश कर रहे थे। मैं इस अफसाने पर भी हाज़रीन को मुकम्मल आज़ादी है तनकीद व तबसरे की। अब्दुर्रहमान अख्तर साहब ने जो अफसाना दरिंदा डाला तो अफसाना पेश किया तो अंजुमन मुहिब्बान अदब के अरकान में अब्दुर्रहमान अख्तर साहब के अफसानों को जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे उनके उनका अफसानों का जो ट्रीटमेंट है, मौजू है, उसको जो बरतने का जो अंदाज़ है, मुझे अक्सर पसंद आया है। ये अफसाना भी कुछ नफ्सियाती अवारिज़ लिए हुए एक अफसाना है। अब इसके अंदर जो मरकज़ी किरदार है, क्या नाम है उसका, रामदास को अगर कुंद जहन या चिड़चिड़ा बताया गया तो अफसाने के अंदर कुछ मंतिकी जवाज़ मौजूद होना चाहिए था। ये नहीं कि रावी ने कह दिया और हमने मान लिया, बल्कि फिर वही बात आती है कि कारीन वहाँ तक पहुँचते हैं कि रामदास की सिचुएशन या उसकी जो जहनी कैफियत है वो ऐसी क्यों है। तो अफसाने में कुछ ना कुछ आपको एक जवाज़ पैदा करना चाहिए था जो इसकी इस हालत का ज़िम्मेदार था। अब यहाँ पे यही होता है कि जो हसासियत का या एंग्जाइटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं। किसी से बहुत ज़्यादा कल्बी लगाव की वजह से वो उन्हें अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का किसी भी शख्सियत को जुज़ लायनफक समझ लेते हैं और उसको खुद से जुदा करना नहीं चाहते। इसी चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब्दुर्रहमान अख्तर ने, ठीक है वो सुनने में पढ़ने में मेरे जैसे लोगों को शायद कराहियत महसूस हो, और क्योंकि मैं जल्दी एक्सीडेंट की और इस तरह की मैं ख़बरें और वीडियोस नहीं देख पाता, लेकिन ये समाज की सच्चाई है। हमारे ही समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, और उसमें थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हल बताना था, ये अफसाना है, इसमें अफसाना निगार हल नहीं बताता, समाज के सामने मसला रख देता है। तो आपने काफ़ी अच्छे जुमलों में अफसाने को बरता है। तजस्सुस कायम था कि आखिर उसको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा जब आप कुछ हिंदी या उर्दू के अलावा जब जिन अल्फाज को बरत रहे हैं, अब प्रेजेंटेशन का मौका है तो आपको उसी के उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। जैसे टामी तो लिखने में हम लोग लिखे हैं, लेकिन उसको टॉमी, क्योंकि आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो अफसाना डिसूजा, तो ये इस तरह से जो चीज़ें रहती हैं, टिकटिकी बांधना है वो टुकटुकी नहीं। और आपने ओकब की जगह कुछ और पढ़ा है, ओकब में इंसानी पिंजर, तो ओकब है वहाँ पे पीछे मतलब। तो अफसाना मुझे पसंद आया। इंतहा यही होती है ऐसे लोगों की, ये लोग काबिल रहम होते हैं। बज़ाहिर ये दिखता है कि इनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए जो सलूक इस रामदास ने टॉमी के साथ किया, लेकिन देखा जाए तो इन जैसे लोगों के लिए कुछ जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं तो बाकायदा इनका ट्रीटमेंट होता है। और ये समाज को सोचने की ज़रूरत है कि रामदास ऐसे भरे पूरे समाज में अकेला और तन्हा क्यों
क्यों पड़ गया? ये समाज की जो है तो एक नंगी सच्चाई है कि लोग अपने आप में इतना ज़्यादा मगन है कि पड़ोस में क्या हो रहा है हमें इसकी खबर नहीं, जबकि जानवरों के साथ क्या सलूक हो रहा है इसकी हम लोग बराबर खबर रख रहे हैं। लेकिन पड़ोस में ही आपका एक दोस्त है, वो इतने अरसे से ऐसे हालात से गुजर रहा है और हमें इसकी खबर नहीं। मुझे ये अफसाना पसंद आया, मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान जमील साहब ने अब्दुर्रहमान अख्तर को बेहतरीन मशवरों से नवाजा। मैं और सामाइन को दावत देता हूँ कि वो इस पर अपनी राय पेश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सदर और अरकान मुहिबान अदब, पहली शिरकत है ऐसी किसी नशिस्त में, तो जानता नहीं हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं। अफसाना बतौर कारी या बतौर लिसनर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक दरमियान में माजी चलते चलते कहीं पर हाल आ गया, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि एक उसमें कुछ, हाँ अगर शायद वो राइटिंग में इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हो तो बात अलग है, लेकिन वहाँ कोई वो मुकालमा नहीं था, तो वो हाल में कैसे आ गया, तो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था। बाकी जैसा इमरान जमील साहब ने यहाँ पर उस पर नुकात को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, तो मैं भी उसकी तायद करता हूँ और बेहतर अफसाने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। अफसाना दरिंदा, रामदास का जो किरदार है, टाइटल के हिसाब से उसकी ज़ुबान बहुत सही है। अफसाना निगार या कलमकार बहुत कुछ खोल खोल कर नहीं लिखता, कुछ चीज़ें कारी पर छोड़ देते। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि कलमकार रास्ता बताते, कारी की उंगली पकड़ कर मंजिल तक नहीं ले आता। उसकी जो ज़ुबान है, यानी अब वो ज़मीन पे आ रहा, ये बहुत से ऐसे अल्फाज जो इब्न सफ़ी ने अपने नावल में इस्तेमाल किए ने। उसकी ज़ुबान भी बहुत अच्छी है किरदार के हिसाब से। और दरिंदा जो आखिरी लफ्ज़ जो उसके मुंह से खून, दरिंदा वहाँ पर पूरा वाज़े हो जाता है। बहरहाल एक अच्छे अफसाने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वजह नहीं बताई गई है उसके सिलसिले में। मैं जहाँ तक अफसाना सुना और मुझे लगा, तो ये वजह है, लेकिन वो वजह नहीं कि उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है और फिर साथ में एक बच्ची, तो हो सकता है उस बच्ची की जो जिम्मेदारियां उस पर आ गई, फिर बीवी का इंतकाल, तो हो सकता है उसका दिमाग इस वजह से चिड़चिड़ा हो गया और फिर वो बेजा अहसास की। और जो उनके आखिर में जब अफसाना पता चलता है कि वो कुत्ते को खाया है या उसका ताजा खून उसके मुंह से गिर रहा है, तो सोनी टीवी पर एक चैनल चलता है अदालत, उसके अंदर एक एपिसोड में देखा था, उसमें ये कहीं ना कहीं इंसानों में कुछ बहुत मखसूस लोग आते हैं जिन्हें इंसानी जान या फिर ऐसे दरिंदों को बेइंतहा दरिंदगी से उनको मार कर खाने का शौक है। तो हो सकता है इस बीमारी के मुतालिक मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता, तो हो सकता है अब्दुर्रहमान भाई ने उस बीमारी का वो पूरा मंजर बता कर अफसाना लिखा हो और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जानकारी तो फिर अब्दुर्रहमान भाई देते हैं। और ये मुझे वाकई अफसाना लगा जो आकर कारी पर कुछ चीज़ें छोड़ गया, और ये अफसाना वो जो जहन में चलता है, तो मैं उनको इस अफसाने का बहुत मुबारकबाद देता हूं। गालिबन ये 2018 में आलमी अफसाना फोरम पे अब्दुर्रहमान भाई ने अफसाना पेश किया था। आलमी अफसाना फोरम पर जिसमें
हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के सैकड़ों अफसाना निगार शामिल हैं। उसमें भी इस अफसाने पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी। और वाकई ये अफसाना है कि जहाँ पर इंसान बहुत कुछ सोचे कि ये शिकार क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये दरिंदा उसके उन्वान से ही जाहिर है, जो आखिर में क्लाइमेक्स तक पहुँचते पहुँचते जाहिर होता है कि वो टॉमी और उसकी जो बच्ची थी, तो पहले उसने बच्ची को शिकार बनाया, फिर उसके बाद टॉमी और उसका डिसोजा। अब अगला जो शिकार हुआ है डिसोजा ही है। इसके ऊपर भी बहुत सारे मस्बित और मनफी तबसरे आलमी अफसाना फोरम पर हुए थे, जिसमें ज़्यादातर अफराद ने अब्दुर्रहमान भाई को एक बेहतरीन अफसाने पर मुबारकबाद दी थी, ताकि कारी पढ़ने के बाद काफ़ी देर तक उसके मुतालिक सोचता है, उसके जहन में अफसाना चलता है कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। जैसा कि मोहतरम इमरान जमील सर ने एक बीमारी का जिक्र किया, इसके ऊपर भी ऐसे दीगर अफसाना निगारान ने भी, नाकिदीन ने इसके ऊपर अच्छा खासा तबसरा किया था। मैं अब्दुर्रहमान भाई से गुजारिश करूँगा कि उन अफसानों की जो कॉपी है तबसरों की, वो अगर महफूज कर लेते तो बेहतर होता। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानान में से कोई अगर तबसरा करना चाहे तो मैं। अब्दुर्रहमान अख्तर ने अपना अफसाना दरिंदा, जो बहुत ही दरिंदगी लिए हुए है और उसको बहुत बेदर्दी से पेश किया है। इस बेदर्दी से पेश करने पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस अफसाने पर हमारे आज के इस नशिस्त के सदर मोहतरम डॉक्टर शहरोज़ खवर साहब ने तज़किया किया है। डॉक्टर मुबीन नज़ीर सर ने तज़किरा किया है। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना तज़किया पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अफसाना दरिंदा, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर तजज़िया से पहले तबसरा और तनकीद सुनी, मैंने जिस अंदाज से, जिस पहलू से इस अफसाने को देखा है, उसको यहाँ पर पेश करने की कोशिश की है। उससे सबका मुत्तफ़िक होना भी ज़रूरी नहीं है। खूबसूरत मंज़र निगारी से शुरू होने वाला अफसाना एक वहशतनाक मंज़र पर ख़त्म होता है। कहानी का मरकज़ी किरदार रामदास है, जिसे अफसाना निगार ने चिड़चिड़ा, बदमिजाज और कुंद जहन बताया है। लेकिन यही कुंद जहन कहता है, कम हियर टॉमी, हे टॉमी कम हियर। उसके बाद कहता है, और तुम्हें मेरी ज़ात पर हमला करने का कोई हक़ नहीं। तुम पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। एक कुंद जहन आदमी अंग्रेज़ी में भी बात कर रहा है, और फिर जो है वो एक कहना चाहिए कि नॉर्मल आदमी की तरह अपने पड़ोसी के कमेंट का जवाब दे रहा है कि भाई मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, तुम मुझको कुछ मत कहो, मेरी ज़ात पर कोई बात मत करो। इसके बाद में जो है इसी तरह उसका अपनी बीवी से झगड़ा करना भी हकीकत से परे मालूम होता है कि लड़ाई झगड़े तो अक्ल वालों का मशगिला है। जो पहले ही कुंदो जहन हो, भला वो क्या हुज्जत व तकरार करेगा, ये चीज़। उसके बाद एक कुंद जहन की बीवी का अपने शौहर के झगड़ों से तंग आकर खुदकुशी करना बईद अज कयास और हकीकत से परे है। मुशाहिदा यह है कि किसी भी तरह के मसाइल से दो चार शौहरों की बीवियां उनकी खिदमत भी करती हैं और उनकी बातें भी सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करती हैं। अक्सर यही मुशाहिदा है। रेयर केस में ऐसा होता है कि बीवी जो है वो इस तरीके से, या शौहर जो है वो अपनी बीवी को
छोड़ करके अलहदगी इख्तियार करते हैं या इंतहाई कदम उठाते हैं। ऐसा महसूस होता है अफसाना निगार रामदास को तन्हा करना चाहता था, इसलिए उसकी बीवी का जिंदा रहना उसने गवारा ना किया। किसी की बीवी खुदकुशी कर ले या वो खुद बीवी को जला दे, तब भी आज का समाज और माशरा उस फर्द या ख़ानदान का बायकाट नहीं करता। ये भी हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है। हम देखते हैं कि इस तरीके के वाक़यात होते हैं, लेकिन उस फर्द का या उस ख़ानदान का जो है वो बायकाट तो नहीं होता है। डिसोजा और रामदास के घर के दरमियान इतना फासला है कि आवाज़ एक दूसरे के सहन में पहुंच जाती है। आवाज़ देता है टॉमी को ये और वो आ जाता है, लेकिन शालिनी के बदन से उठने वाली बदबू का उसके घर तक ना पहुंचना समझ से बाहर है। बदबू है, उसको हम कैद नहीं कर सकते, खुशबू और बदबू को। ऐसे वाक़यात में घर बंद होने के बावजूद बदबू पड़ोस तक पहुंच ही जाती है। हम बड़े शहरों के वाक़यात सुनते हैं जहां तन्हा लोग रहते हैं और उनका किसी वजह से जो है वफ़ात हो जाती है, तो वो बदबू से पड़ोसी जान जाते हैं। डिसोजा को बदबू उस वक्त महसूस हुई जब उसने रामदास के घर में कदम रखा, गोया बदबू की भी हिसारबंदी कर दी गई थी। माजी से अफसाना, जैसा कि राशिद फैज सर ने पॉइंट आउट किया कि माजी से अफसाना हाल में मुंतकिल हो जाता है। ड्राइंग रूम कोट है, ड्राइंग रूम का तमाम सामान बिखरा हुआ है, फर्श भी गर्द आलूद है। इससे पहले अफसाना माजी में चल रहा था, इस पैराग्राफ से या इस जुमले से जो है वो अफसाना ज़माने हाल में आ जा रहा है। रामदास को आदमखोर बनाने वाले चंद अवामिल, मसलन उसके बचपन का कोई वाक़या या कोई नफ्सियाती नुक्ते का जिक्र इस अफसाने में होता तो इसका तासुर दो चंद हो जाता। जैसा कि अभी तफसीरों में ये बात आई कि कोई भी आदमी जो है यूं ही सडन आदमखोर नहीं हो जाता, उसके पीछे कोई ना कोई नफ्सियाती वजह होगी, उसका माजी होगा, उसके साथ का कोई वाक़या होगा, कोई हादसा होगा। उसका जिक्र बहुत तफसील के साथ नहीं, लेकिन इशारे के नाये में उसका जिक्र यहाँ पर होना चाहिए था। बहरहाल अफसाना निगार दरिंदगी और दरिंदा दोनों दिखाने और अपना पैगाम पहुँचाने में कामयाब रहे हैं, जिसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और उम्मीद है वो इसी तरह मुनफरिद मौज़ूआत को सुपुर्द कलम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम मुबीन नज़ीर सर जो अफसाना दरिंदा पर अपना तज़किया पेश कर रहे थे। अब आइए खुतबा सदारत से कब्ल मैं हमारे आज के साहिब एजाज़ प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब से मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने तासुरात इस नशिस्त से मुतालिक पेश करें। साहिबान एजाज ठीक है, बहुत ही बेहतर हो जाता है कि जो साहिबान एजाज है वो तो अपनी ज़बानी अपने बारे में नहीं कहेंगे। थोड़ा सा हया का मामला रहेगा कि उनको ये एजाज क्यों दिया गया आज। तो अंजुमन की जानिब से अगर तीनों के बारे में कुछ बता दिया जाता, पहले से हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ का नॉर्म्स पूरा हो जाता। मैं साहिबान एजाज के तारुफ के लिए या उनसे मुताल्लिक इज़हार ख्याल के लिए मुबीन नज़ीर सर को आवाज़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान जमील सर। हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर नहीं रखा था, साहबान एजाज़ का तारुफ, क्योंकि ये वो शख्सियात हैं जो तारुफ से बालातर हैं। उनका अपना नाम, उनका अपना काम, उनकी अपनी शख्सियत ही उनका तारुफ है। और वो सहाबे एजाज़ हुए हैं यहाँ पर, तो उसका भी कुछ ना कुछ सबब तो है जिसे सारा शहर जानता है। बहरहाल हमारे पहले सहाबे एजाज़ हैं प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, जो इसी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी के साबिक प्रिंसिपल हैं और फिलवक्त एटीटी हाई स्कूल की जो अंजुमन है उसके सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं सर।
सर की बहुत सारी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। किताब मेले के दौरान भी सर की ड्रामों की किताब का इजरा अमल में आया था। हम लोगों ने चंद नशिस्तों से ये सिलसिला शुरू किया है कि शहर के वो कलमकार जिनकी किताबें मंजर आम पर आएँ, उनका इस्तकबाल अंजुमन की जानिब से किया जाए, क्योंकि एक कलमकार सारी ज़िंदगी लिखता रहता है, लेकिन वो चीज़ किताबी शक्ल में सामने नहीं आ पाती। हमारे शहर में लिखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन अगर वो 10 किताबें लिखता है, उसके पास में मैटर या मवाद 10 किताबों का है, तो बमुश्किल 1 या 2 किताब जो है वो मंजर आम पर लाने की वो जसारत कर पाता है। हालात और दीगर वजूहात जो है वो उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। तो ऐसे कलमकारान जो इन तमाम चीज़ों से गुज़र करके आग का दरिया जिसको हम कह सकते हैं, उसको अबूर करके अपनी निगारिशात को मंजर आम पर लाते हैं, उनका यहाँ पर इस्तकबाल, उनकी पजीराई, उनकी हौसला अफजाई के मकसद से, और साथ में जो दूसरे कलमकार हैं हमारे शहर के, जो इस चीज़ से अभी दूर हैं, जो साहबे किताब नहीं हुए हैं, उनको भी तहरीक देना इस पजीराई का, इस इस्तकबालिया तकरीब का मकसद है कि हम भी जो है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, उसको ओवरकम करते हुए, उस पर काबू पाते हुए हम अपनी किताब भी मंजर आम पर लाएं। क्योंकि आदमी जो ज़िंदा रहता है वो इन्हीं तहरीरों के ज़रिए से, इन्हीं किताबों के ज़रिए से। अखबारात की उम्र कितनी होती है आपको पता है, रसाइल की उम्र कितनी होती है, लेकिन अगर कोई शख्स साहबे किताब हो जाए तो उस किताब के ज़रिए से जो है वो बरसों बल्कि सदियों जो है वो याद रखा जाता है। इसी मकसद को लेकर के ये प्रोग्राम जो है अंजुमन के ज़िम्मेदारान ने तय किया था। हमारे दूसरे साहबे एजाज़ हैं अंसारी एहसानुर रहीम सर। आपकी शख्सियत भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, समाजी और सहाफ़ती मैदान में, और अगर मैं ये भी कहूँ कि तालीमी और क़ानूनी मैदान में भी अब आप जाने जाते हैं, ख़ुद अपनी खिदमात और अपने फ़र्जंदों की खिदमात की वजह से, तो इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। आप तकरीबन निस्फ़ सदी से सहाफ़त से जुड़े हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ़ अखबारात में आपने अपनी खिदमात पेश की हैं। आपकी भी एक सहाफ़त पर किताब आईने सहाफ़त मंजर आम पर आई, उसी की मुनासबत से आपका यहाँ पर इस्तकबाल होना करार पाया है। मैं दोनों साहबान एजाज़ को मुबारकबाद देते हुए हमारे तीसरे साहब एजाज़ डॉक्टर आसिफ फैज़ी सर, उनका तो नाम शहर में तारीख़ी अहमियत का हामिल करार पाया है कि एक साथ उन्होंने अपनी 5 किताबों का इजरा किया है जो मुख्तलिफ़ असनाफ पर मुहित हैं। और सर का जो तहकीकी काम है मालेगांव में सहाफ़त पर, वो वाकई बड़ा वक़ी काम है। उसके बाद में सर ने उसी मौजू से जुड़े हुए दीगर मौजूआत का भी अहाता किया है। तहकीक के मौजू पर भी आपने एक अच्छी किताब जो है वो तरतीब दी है। इसी तरीके से सर का जो सफ़रनामा हज है, उसका भी मैंने कुछ चंद सफ़ात का मुतालिया किया है। तो ये तमाम साहबान एजाज़ हैं। इसके अलावा भी सर की तकरीबन 5 से 10 किताबें ज़ेर तरतीब हैं डॉक्टर आसिफ फैज़ी सर की। मैं इन तमाम साहबान एजाज़ को मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स जो अपनी ज़ात में अंजुमन है और जिसके पास में इतना ज़ख़ीरा है कि वो कई किताबें तरतीब दे करके उसे मंजर आम पर ला सकता है। स्टेज पर बैठे हुए भी और स्टेज के सामने बैठे हुए भी अफराद ऐसे हमारे यहाँ पर हैं। तो मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा, मेरा अपना पर्सनल ये व्यू है कि मैं जब किसी से भी मिलता हूँ, कोई कलमकार है, शायर हो या अफसाना निगार हो या नावल निगार हो, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई आप अपनी किताब जो है वो निकालो।
माजी में ये होता था कि प्रिंटिंग वगैरह की सहूलियात इतनी ज़्यादा नहीं थी तो दुश्वारियाँ पेश आती थी, लेकिन आज जो है वो आसानियाँ मैसर हैं और इसी के साथ साथ जो है फंडिंग का प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। बहुत सारी जो हुकूमती अदारे हैं, हुकूमती अदारे बहुत सारे वो इमदाद देते हैं और किताबें ख़रीदते हैं, किताबों पर एवार्ड भी मिलता है। तो कुछ हम इन्वेस्ट करें और कुछ जो है उधर से इस तरीके से मिला जुला करके जो है वो किताब मंजर आम पर आती है। वरना होता ये है कि अफसाना निगार के बाद या कलमकार के गुजर जाने के बाद जो है वो उसका पूरा सरमाया वो ज़ाय हो जाता है, अखबारात रद्दी बन जाता है। उसके अगर जो वारिसीन हैं उनमें अदब का ज़ौक़ नहीं है तो वो पूरा सरमाया जो है वो ज़ाय हो जाता है। मैंने आज चंद दिनों पहले मैंने एक रिसाले का मुतालिया किया तो उसमें जो है एक बड़े कलमकार के घर वालों का ख़त शाये हुआ कि भाई हम जो है, उन्होंने अदारे के जो एडिटर है उसको ख़त लिखा था, उसको मुखातब किया था कि भाई हमारे जो सरपरस्त थे वो रिसाला ख़रीदा करते थे, वो मुस्तकिल ख़रीदार थे, लेकिन अब जो है हम इस रिसाले को नहीं ख़रीदना चाहते हैं। आप जो है आइंदा शुमारे से रिसाला ना भेजें, अलबत्ता कुछ बकाया जात हो तो उसके बारे में हमें इत्तला कर दें, हम वो अदा कर दें। तो वारिसीन का ये हाल है कि वो रिसाला तक जारी नहीं रखना चाहते, तो वो ये जो सरमाया हमारा है 20 साल का, 25 साल का, 50 साल का, उसकी क्या कदरदानी करेंगे। तो मैं तमाम ही साहबान कलम से, सिर्फ मालेगांव नहीं बल्कि सारी दुनिया में जहाँ भी अहले कलम लोग हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो अपनी निगारिशात को किताबी शक्ल में जो है वो शाये करें। यही इस पजीराई की तकरीब का मकसद है। मुझे यहाँ पर इसके मकसद को पेश करने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। आइए साहिबान एजाज़ के तारुफ के बाद मैं मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। आज की इस अदबी नशिस्त के सदर डॉक्टर शेरोज़ खावर साहब, मेहमानान एज़ाज़, अफसाना निगारान और मोहतरम हाज़रीन, आज जिस जगह बैठकर हम लोग इस अदबी नशिस्त से अगर मैं यूँ कहूँ कि लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे तो शायद गलत नहीं होगा। ये एक तवील रिवायत रखने वाला अदारा है। अदबी मामलात में एक तवील रिवायत सिटी कॉलेज की रही है। कॉलेज की शुरुआत के दूसरे साल मैं यहाँ बरसरे रोज़गार हुआ था और ये सिलसिला 2005 तक जारी रहा। हफीज़ सर का ज़माना रहा, मुझे मौका मिला। इस तमाम अरसे में एक वक्त ऐसा होता था हर साल, तकरीबन हर साल, कि कुछ अदबी सरगर्मियाँ बढ़ जाया करती थी। ख़ास तौर पर गैदरिंग से लगकर मामला जो होते थे, तो उन दिनों ऐसा कहना चाहिए कि हफ्ता 10 दिन एक मिजाज, एक मूड बना हुआ होता था और मुख्तलिफ अदबी सरगर्मियाँ उस वक्त लोगों के सामने आती थी। हमारे तलबा की सरगर्मियाँ आती थी सामने, असातिज़ा की सरगर्मियाँ आती थी। बाद में उसमें कुछ अज़ाफ़े भी हुए। इसी कॉलेज में एक सिलसिला शुरू किया गया था बैतबाजी का। बहुत दिनों से बैतबाजी का सिलसिला बंद हो गया था, अरसे तक बंद रहा। सिटी कॉलेज ने जूनियर कॉलेजेस के तलबा और तालबात के लिए बैतबाजी का सिलसिला शुरू किया। नहायत दिलचस्प और बहुत कामयाब प्रोग्राम होता था वो।
अदबी शख्सियात को भी, बड़ी बड़ी शख्सियात इस कॉलेज में तशरीफ लाई। बहुत सारे अफसाना निगार आए, राइटर्स आए हैं, फिल्मों में लिखने वाले कलमकार आए हैं, कुछ फिल्म अदाकार भी आए। तो फन्नी ज़िंदगी से लगकर मुख्तलिफ शोबों के मेहमानान खुसूसी यहाँ आते रहे। बीच में थोड़ा सा तातुल महसूस हुआ, लेकिन आज जिस ढंग से सिटी कॉलेज को एक अदबी अंजुमन से जोड़कर एक सिलसिला शुरू हुआ है, अखबारात के जरिए मैं पढ़ता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि एक मुस्तकिल प्रोग्राम, एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट यहाँ पर कॉलेज की जानिब से, एक अदबी अंजुमन की जानिब से, दोनों अदारों के अंजुमन मुहिबान अदब के ताउन से उनके साथ मिलकर ये एक सिलसिला जो जारी किया गया है, यकीनन बहुत मुस्तहसन कदम है। इसके ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, और मुझे यकीन है कि ये सिलसिला जो है आगे भी बढ़ता रहेगा। एक मशवरा यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर मैं समझता हूँ आज भी उर्दू डिपार्टमेंट जिंदा है, मुबीन साहब अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी कोई सूरत हो सकती है क्या हम उर्दू डिपार्टमेंट के तलबा और तालबात के लिए कोई सबील ऐसी पैदा करें जो इस नशिस्त का हिस्सा बन सकें, या इस नशिस्त के वक्त के हवाले से कुछ तरमीम अगर मुमकिन हो कि उनको शरीक किया जा सके, तो उस ताल्लुक से आप लोग गौर करें। असल में ये ऐसी नशिस्तें जो होती है ना, वो जहनी तरबियत का बहुत बुनियादी हिस्सा होती है। अगर ये तलबा और तालबात ऐसी नशिस्तों में हिस्सा लेते रहे तो यकीन मानिए कि उनका भी अदबी ज़ौक़ बुलंद होगा, लिखने और पढ़ने पढ़ाने सुनाने का उनका मिजाज बनेगा। उस ज़माने में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारी कुछ तालबात थी, लड़के तो लिखते ही थे, बाज़ तालबात भी थीं जो लिखना, जिन लोगों ने लिखना शुरू किया और आज एक अच्छा मकाम वो रखती हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग घरेलू मामलात में मसरूफ़ रहकर बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कुछ शख्सियतें, कुछ चेहरे हैं ऐसे जो आज भी हमारे सामने हैं। ये एक सिलसिला अगर शुरू होता है सर, थोड़ा सा इस पर आप लोग गौर करें। रही किताबों के इरशाद के हवाले से, जैसा कि मुबीन सर ने यहाँ कहा है, पिछले दिनों किताब मेले के दौरान मेरी 9वीं किताब का अजरा हुआ। उससे पहले किताबें शाये हुई हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मैं लिखता रहा। किसी एक ख़ास रास्ते पर कैद होकर या एक कमरे में मुक़य्यद होकर सिर्फ, जैसे मिसाल के तौर पर सिर्फ शायरी या सिर्फ अफसाना या सिर्फ तनकीद, ऐसा नहीं रहा। अलग अलग उन्वानात पर वर्क अल्लाह ने मुझसे लिया और उसको मैंने शाये करने की कोशिश भी की। बड़ी हद तक मुझे कामयाबी भी मिली है। मैं चाहूँगा कि जो हजरात तहरीरी काम कर रहे हैं वो अपने तहरीरात को, अपने निगारशात को महफूज रखें, और जब मौका अल्लाह मैसर फरमाता है तो उसके इशाअत की सबील पैदा करें, उसकी कोशिश करें, और यकीनन आप कामयाब हो सकते हैं। थोड़ा सा एक मुनज़्ज़म ढंग से अगर आप काम करते हैं तो। मैं अपनी एक कमज़ोरी के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। किताबें 9 किताबें अब तक मार्केट में आ चुकी। 8 किताबों तक के ये आलम था कि सिवाय एक किताब के किसी किताब में मैं कुछ नफ़ा नहीं हासिल कर सका, कुछ कमाया नहीं, आम ज़बान में अगर कहा जाए तो। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि इल्म माशियात के इस अदना से तालिब इल्म को मार्केट में सामान बेचने का हुनर नहीं आता। हमारे शहर में हमने देखा है बाज़ हज़रात जो थे उसमें अच्छा खासा उन्होंने कमाया भी है, लेकिन उस हुनर से मैं महरूम रहा। मेरी किताबें मार्केट में आती थी, कुछ फ़रोख्त हुई नहीं तो फिर तकसीम हुई या घर पर पड़ी रही। ये सिलसिला अब तक जारी रहा। उस तरफ से आ जाएं, उस तरफ से।
वो बाहर से बंद है, बाहर से बंद। सिर्फ एक किताब ऐसी थी जिस पे थोड़ा सा नफ़ा मुझे मिला, और वो मेरी शायरी से मुताल्लिक किताब थी, और वो भी नफ़ा सिर्फ इस वजह से मुयस्सर हुआ कि उस किताब पर उर्दू एकेडमी ने कुछ इनामात से नवाजा था। जो रकम उन्होंने नवाजा था बस वही मेरे लिए कहना चाहिए कि एक नफ़े की बात थी। बाकी उस दौरान जो किताबें फ़रोख्त हुई, बड़ी मुश्किल से खर्च निकालने की पोजीशन में मैं रहा। तो ये एक बहुत अहम हुनर है। अच्छा, अभी इस बात का यहाँ जिक्र किया गया है कि बाज़ सरकारी अदारे इस मामले में आगे आए हैं, ज़्यादा सरगर्म हुए हैं। वहाँ से आप अपनी किताबों की इशाअत के लिए कुछ ताउन हासिल कर सकते हैं। इसमें महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी है, दूसरे NCPL है, ये अदारा भी माली आनत करता है। तो अब वो मजबूरियां जो आमतौर पे राइटर्स की होती हैं, फंड इकट्ठा करना और उसके बाद उसको किताबी शक्ल में उसकी इशाअत की राह अपनाना, ये चीज़ उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, दिक्कत वाली हो जाती है। बहरहाल हालात ऐसे हैं कि अब किताब के फ़रोख्त की सहूलत निकल सकती है, अगरचे क़ारीन की तादाद तेज़ी से गिर रही है। इस बात से मायूस नहीं होना चाहिए। किताब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा रही है और रहेगी। क़ारीन कितने भी कम हो जाएं, आप यकीन मानिए मुतालिया जो है, किताब का मुतालिया जो है, वो कभी बंद होने या ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए जो काविश आप कर रहे हैं उसको किताबी शक्ल में लाने की कोशिश करें। एक बात मैं और अर्ज कर दूं, या अभी जहन में मेरी बात याद आ गई कि लॉकडाउन के ज़माने में बहुत सारी मेरी तहरीरात ऐसी पड़ी हुई, साल डेढ़ साल हम लोग घरों में मुक़य्यद हो गए। अब घर बैठे क्या करें, पुरानी फाइलें निकालता था, देखता था, मज़ामीन अलग करता था, और ऐसे मैं समझिए कि 3 या 4 किताबें मैंने लॉकडाउन के ज़माने में तरतीब दी, और उसमें से कुछ किताबों की इशाअत भी हुई है। तो तहरीरें ज़ाय मत कीजिए आप। तालिब इल्मी के ज़माने के मेरे अपनी जो किताब तहरीरें थी, कुछ अफसाने थे। कॉलेज के ज़माने में मैं समझता हूँ FY या SY में था, उस वक्त के लिखे कुछ अफसाने मुझे मिले। ड्रामे ऐसे थे जो मैं कभी किसी ज़माने में खेला करता था। एटीट्यूड बॉयज़ में था, वहाँ पर उस ज़माने में मैंने लिखा, पहले खेला है उसके बाद लिखा है। तो ऐसी जो तहरीरें ज़माने मुद्दत तक के फाइल में पड़ी हुई थी, वो चीज़ महफूज थी, तो आज उसको मैं मंजर आम कर ला सका। तो आप अपनी तहरीरों को ज़ाय मत होने दीजिए। आज मैं बहुत वसूख से एक बात ये कह सकता हूँ कि शेरी या नसरी मेरी जितनी तहरीरें हैं, आज सब की सब तहरीरें मेरे पास महफूज, 100% वो तहरीरें मेरे पास महफूज। तो ये एक मिजाज बनाइए आप, आपके पास आपकी तहरीर महफूज रहे, और वक्त आज नहीं कल आएगा जब इस ताल्लुक से कुछ शायद किसी सबील पैदा होगी। नहीं तो ऐसा भी किया जा सकता है कि किसी वक्त हमने उर्दू लाइब्रेरी को सुझाया था कि शहर में बहुत सारे शोरा हैं, उदबा हैं, जो तंगदस्ती की वजह से अपने तहरीरात को किताबी शक्ल नहीं दे सके, उनके मुसव्वदात मंगवा कर अपने पास महफूज रखें। उर्दू लाइब्रेरी ने इस सिलसिले को शुरू भी किया था, और वहाँ आज भी बहुत सारे मुसव्वदात महफूज हैं। तो ये बात कहने का मकसद सिर्फ ये कि भाई अगर आप किसी वजह से इसकी इशाअत करने से अपने आप को कासिर महसूस करते हैं, उसको महफूज रखिए और ऐसे इसको अपने पास जमा रखिए, और ऐसे किसी अदारे के पास महफूज कर दीजिए। आने वाली नस्लें उससे फैज़याब हो सकती हैं उस सूरत में भी। बहरहाल मुझे आज इस इज्जत से सरफराज किया गया, दोनों अदारों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मौका दिया गया, आपने मेरी बातें इत्मीनान से सुनी, आप हज़रात का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
आइए प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर के बाद मैं मुबीन नज़ीर सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपनी बात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। असल में ये कुछ प्लानिंग नहीं थी मेरी यहाँ पर आने की, मैं मुदाखलत करके आ गया। असल में सर ने कहा था कि तलबा के लिए कुछ किया जाए सर, तो माज अब्दुल्ला सर को इसीलिए हम लोग जहमत देते हैं सर कि वो जो है ये पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं और ये रिकॉर्डिंग जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हम लोग अपलोड कर देते हैं और हमारी कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो उसमें जो है इसकी लिंक दूसरे या तीसरे दिन शेयर कर दी जाती है, तो तमाम तलबा और तालबात जो है वो उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। मैं हमारी कॉलेज के यूट्यूब चैनल का तारुफ कराना भी जो है वो बेहतर समझता हूँ इस मौके पर। हमारी कॉलेज के यूट्यूब चैनल का नाम है सिटी सीनियर कॉलेज मालेगांव और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 793 वीडियोज़ जो खालिस कॉलेज के असातिज़ा के बनाए हुए सर। मैं समझता हूँ कि मालेगांव में शायद ही कोई कॉलेज हो जिसके इतने ज़्यादा वीडियोस उनके असातिज़ा के बनाए हुए यूट्यूब चैनल पर हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के कॉलेज का जो चैनल है उसके 6000 सब्सक्राइबर हैं और ये चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो चुका है और इसके व्यूज़ जो हैं वो 4,10,858 व्यूज़ चंद मिनट पहले तक की जो है ये रिपोर्ट है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह एमजीवी के जितने भी अदारे या कॉलेजेस चलते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिटी कॉलेज जो है इस मामले में आईसीटी के मामले में जो है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे है। टॉप इंस्टीट्यूशंस में जो है वो सिटी कॉलेज का शुमार होता है। तो ये जो हम लोगों ने तरतीब बनाई है यूट्यूब चैनल की, यहाँ पर रिकॉर्डिंग की, तो इससे जो है हमारे तलबा और तालबात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेफ़ादा करते हैं। सैकड़ों की तादाद में जो है इसके व्यूज़ हैं। हम लोग बाकायदा से उसको सिर्फ अपलोड करके जो है वो छोड़ नहीं देते हैं बल्कि उसका जो है वो तज्ज़िया भी करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वीडियोज़ वहाँ पर हैं उसमें व्यूअर्स की सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो अदबी नशिस्तों की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा, तलबा, शहर का अदबी हल्का और जितने भी अदब नवाज लोग हैं शहर बैरून शहर या बैरून मुल्क, वो जो है इससे इस्तेफ़ादा करते हैं और उनका रिप्लाई भी जो है हमको मिलता है सर फ़ोन की शक्ल में। जिसके पास में नंबर होता है वो बाकायदा से फ़ोन भी करते हैं और अपने तासुरात का और अपनी जो है वो क़ल्बी मसरत का इजहार भी करते हैं कि भाई हम लोग आपकी नशिस्तें देखते हैं, सुनते हैं और हम भी जो है ये तमन्ना करते हैं कि काश हम मालेगांव में होते और ऐसी नशिस्तों का हिस्सा बनते। शुक्रिया सर। आइए अब मैं आज की इस अदबी नशिस्त की सदारत कर रहे हमारे डॉक्टर शहरोज़ खवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने तासुरात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तलबा के हवाले से सर कह रहे थे तो तरबियत के ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ कि शेरी मामलात में हमेशा से तरबियत का एक सिलसिला रहा है, उस्ताद शागिर्द है। लेकिन जहाँ तक नस्र का मामला है इसमें हमें बाकायदगी नज़र नहीं आती। यह सिलसिला हमको या इसकी मिसालें भी नहीं मिलती कि कभी इसका शागिर्द ये हो शेरी मामलात में आज तक शायरी के मामले में हैं उस्ताद शागिर्द। लेकिन जब मैं ये नशिस्तें देखता हूँ, मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ या नसरी अदब है वहाँ पर जाना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये नशिस्तें हमारे लिए उस्ताद का दर्जा है। ख़ास तौर से मालेगांव वाले हम खुश नसीब हैं जहाँ इस ताल्लुक़ से बाकायदगी है और जिस ढंग से हम लोग यहाँ बैठते हैं वो गुफ्तगू होती है खुले माहौल में। तो ये एक उस्ताद शागिर्द का ही मामला है। किसी न किसी सतह पर सुनने वाले भी कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। और अभी सर भी हैं, इन्हें कौमी सतह पर भी हम लोग देखें तो माशाअल्लाह मालेगांव का एक नाम बना हुआ है, एक शनाख्त बनी, ख़ास तौर से फिक्शन के लिहाज से।
फिक्शन को लेकर मालेगांव को लोग जान रहे हैं, और उसमें भी इन महफिलों का एक अच्छा किरदार है। यकीनन इसे फरामोश नहीं किया जा सकता, और मैं खुश नसीब हूँ अंजुमन का कि आज मुझे इस महफिल की सदारत दी गई। अब एक जो ज़रूरी चीज़ होती है सदर के ज़िम्मे के तहरीरों पर भी कुछ बात हो जाए। कुछ पॉइंट्स थे मैं लिखे थे मैंने। पहला अफसाना आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब का था, मुट्ठी भर आसमान। उसमें हमारे जितने यानी जो किरदार हैं वो हमारे अतराफ के, रोज़ाना हम उनका था, यानी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ में बाहर काम करते हैं, तो किरदार तो हमारे अतराफ के हैं। और बैरून ममालिक से लौटने वाले लोगों की अक्सरियत उस कहानी में जो दर्द पेश किया गया है, जो कर्ब है, उससे दो चार होती है। अक्सर लोगों की यही कहानी है कि हमने बहुत कमाया लेकिन जब यहाँ आए तो हम खाली हाथ। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये और अच्छा होता कि अगर इन बातों को अच्छी तरीके से फिक्शनाइज किया जाए। हुआ यूँ है कि पै दर पै वाक़यात चलते चले गए, एक के बाद एक वाक़या, एक के बाद, जिसकी वजह से कहानी का कोई भी किरदार अपनी शख्सियत का असर छोड़ने से असर नहीं छोड़ सका, वो असर छोड़ने में नाकाम है। यानी किरदारों के एतबार से अफसाने की मुट्ठी में सिर्फ वो किरदारों के नाम है और रिश्ते, उसके अलावा हमको अफसाने में ऐसा कुछ मिलता नहीं। तो किरदार निगारी की इस कमज़ोरी की वजह से मैं समझता हूँ कहानियाँ उसमें कई कहानी, लेकिन सिर्फ किरदार निगारी की कमज़ोरी की वजह से वो कहानी अफसानियत से महरूम हो गई। दूसरी बात है कि शुरू का जो पैराग्राफ है उसमें जो वजाहतें की गई कि वो गलत काम की तरफ नहीं गया, खुदकुशी की तरफ नहीं गया, वालिदैन की परवरिश का ये नतीजा था। तो पूरे घर में सिर्फ एक किरदार के ऊपर उस तरबियत का असर आया, बाकी कोई भाग गया, कोई कुछ और। तो ये मुमकिनात में नहीं है। और जो भी है, अगर जितने किरदार हैं हमको उतने जवाब पैदा करना पड़ते हैं, कम से कम एक वाक़या, एक मुकालमा कायम करना पड़ता है। तो उसमें किसी किरदार का कोई हवाला नहीं है, कोई जवाब नहीं है ना। कहानी तो है, कहानी अच्छी है, कहानी जज्बाती है, अगर उसको और फैलाया जाए तो मुमकिन है कि एक अच्छा अफसाना बन जाए। दूसरा अफसाना था अब्दुल रहमान अख्तर साहब का, बहुत रवा दवा था, ज़बान साफ थी, पढ़ने का मामला कुछ था, इमरान साहब ने भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। मंजर निगारी बहुत अच्छी थी, तमाम मनाजिर बहुत अच्छे आंखों के सामने से गुजरते हैं शुरू से आखिर तक। अब एक आम रुझान होता है हम लोगों का, फिल्मों की वजह से भी शायद यह है कि हम किसी भी कहानी का एक मुकम्मल इख्तिताम चाहते हैं, जबकि अफसाने का मामला इससे कुछ जुदा होता है। ख़ास तौर से ऐसे इख्तिताम जो किसी कड़ी के तौर पे ख़त्म होते हैं, एक वाक़या हुआ है, दूसरा वाक़या फिर हो सकता है, तो वहाँ से कारी सोचता रहता है। इसमें ये चीज़ थी कि अब वो शालिनी जो लड़की थी वो नहीं है, उसके बाद वो कुत्ता गए, उसके बाद डिसोजा जाएगा, ये चीज़ तो है। लेकिन कई लोगों ने कहा, सर ने भी कहा कि रामदास के दरिंदा होने का जवाब अफसाने में नहीं। मैं समझता हूँ कि शुरू से नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, उसको डायरेक्ट एक बनाया गया है, उसको पेश कर दिया गया। कुछ तो होता आगे पीछे, उसका माजी में फ्लैशबैक में कोई एक जवाब होता जिससे ये साबित। दूसरी बात एक चीज़ मैं समझता हूँ, उसमें दो किरदार हैं, एक डिसोजा का है, मामला गोश्त खोरी का है, आदमखोरी का है। तो रामदास का आदमखोर होने से ज़्यादा बेहतर था कि डिसोजा हो जाता, क्योंकि उन लोगों के अंदर इन्हें वो गोश्त खाते हैं, तो उसका वहाँ तक आना आसान था बनिस्बत रामदास के मजहब की वजह से। एक चीज़ टेक्निकली है, मुझको समझ में आई। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अबाबील का जो मरकज़ी किरदार और रामदास के किरदार में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। जैसा मामला उसका था जुल्म का, जबर का, बच्चों के भागने का, बीवी के चले जाने का, तकरीबन वही मामलात हैं, और उसका इख्तिताम अफसानी था। यहाँ मैं समझता हूँ ये आधा अबाबील है। अभी इस अफसाने को एक खूबसूरत मोड़ की ज़रूरत है। और बाकी तो बहुत सारी बातें हुई हैं। आखिर में मैं फिर एक मरतबा सदर और अरकान अंजुमन
मुहिबान अदब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इज्जत अफजाई दी गई और यहाँ कुछ बोलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। आइए खुतबा सदारत के बाद मैं रस्म शुक्रिया के लिए नईम आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और रस्म शुक्रिया था। हाज़रीन इकराम, नहायत ही कामयाब नशिस्त यहाँ पर बर्पा हुई और बहुत ही अच्छे अच्छे सामईन के साथ साथ बेहतरीन मेहमान हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए जिन्होंने अफसाने पर बातें की। काफ़ी अच्छी नशिस्त रही। पैर कैफ मैं आए हुए हमारे तमामी मेहमानान बिलखुसूस प्रोफेसर मजीद सिद्दीकी साहब, शहरोज़ खावर साहब, हमारे साहिबान एजाज़ में से एहसानुर रहीम साहब, आसिफ फैज़ी साहब और तमामी अफसाना निगारान के साथ साथ आए हुए तमाम लोगों का अंजुमन मुहिब्बान अदब और हमारे सिटी कॉलेज की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुश आए। मैं चाहूँगा कि इसके बाद भी आप लोग इन नशिस्तों में आते रहें और तमामी लोगों का बहुत ही बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।